हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज का क्लास एक गुड न्यूज़ के साथ शुरू होने वाला है। और ये गुड न्यूज़ है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का। ये एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है उस कैंडिडेट्स के लिए जो लोग चाहते हैं कि वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज एन आर्ट टीचर काम कर सकें। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे अच्छी बातें भी हैं। तो क्या क्या है वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे आर्ट टीचर पहली बार फेस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम को, और कैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो को हम पूरा देख के इसका जो बेसिक डिटेल्स है वो थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा एग्जाम का स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल है मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऑल इंडिया में जहां पे भी ये स्कूल्स हैं वहां पे बच्चे भी रहेंगे और टीचर भी रहेंगे। शायद से आपको मालूम होगा। और इसके साथ ये भी है कि यहाँ पे बस SC और ST बच्चों को या फिर ट्राइबल बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया बेसिस पे जिस जिस जगह पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वहां पे जो जो खाली पोस्ट हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि पहले देख लेते हैं कब तक हम इसका जो ऑनलाइन जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक डाल सकते हैं। वो है 23/10/2025 अप टू 23:50 आवर्स, मतलब अक्टूबर 23 11:50 तक ही हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन पे। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इसको अक्टूबर 15 से पहले ही कर लें। अगर जिसको भी डालना है वो अक्टूबर 15 पहले से ही डाल दें, क्योंकि बाद में क्या होता है वेबसाइट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, हैंग होने लग जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। चलिए जो आपको फीस देना है एग्जाम के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 0 है। बस आपका प्रोसेसिंग फी है जो कि 500 रुपीज है। और अगर आप फीमेल नहीं, SC ST कैंडिडेट नहीं है, PWD या फिर दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आपको एप्लीकेशन फी के साथ प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ेगा। लेकिन कितना देना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट टीचर TGT के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1500 प्लस 500 टोटल 2000 रुपीज आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बस वन टाइम पेमेंट है। आपका जो 2 बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं टायर 1 एंड टायर 2, ये बस वन टाइम पेमेंट उसके लिए है। आप अगर प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते हैं तो भी आपको यही सेम ही देना है और 1 रुपए ज्यादा नहीं देने हैं। तो देख लेते हैं वैकेंसी कितने हैं। वैकेंसी TGT में 3962 टोटल वैकेंसियां हैं और इन टोटल वैकेंसी में जो 8 का वैकेंसी है वो है 279। मैं आपको और एक बार क्लियर कर लेता हूं, 279 है हमारा 8 का वैकेंसी, मतलब 279 एक बहुत ही बड़ा नंबर है 279, जिसमें से आप अगर कोशिश करें तो इनमें से आप भी रह सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखें तो UR या फिर अनरिजर्व्ड में सबसे ज्यादा 116, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 27, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में 75, OBC के नीचे NCL है। तो अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो आप देख लें आपका NCL है कि नहीं, नॉन क्रीमी लेयर में आप हैं कि नहीं। फिर वैसे ही फॉलोड बाय SC 41, ST 20 और PWD के जो भी जितने कैंडिडेट्स हैं वो नंबर यहां पे है। तो ये सारा 8 के वैकेंसियां हैं जो कि है 279। देन पोस्ट का डिटेल से एक बार देख लेते हैं कि अगर हम आर्ट टीचर के पोस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा सैलरी कितना रहने वाला है।
सैलरी लेवल 6 के हिसाब से, पे मैट्रिक्स 7 का लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से 1,12,400 के अंदर रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब आप पहले ज्वाइन करेंगे तो ये जो सैलरी है आपको 35,400 प्लस जो डीए है, प्लस जो 10% का बेसिक उनका बढ़ता है, ये सबके साथ आपको मिलने लग जाएगा। तो एक मान के चलिए 35,400, अभी डीए 55% के करीब चल रहा है, तो मतलब इसका और आधा डबल है ना, और 15,000 और 20,000 के करीब जोड़ लीजिए, 55,400 या फिर 60,000 के अंदर ही आपका सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। सो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या स्कीम होने वाला है या फिर कैसे ये एग्जाम होने वाले हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए कि ये एग्जाम कैसे होने वाला है। जिसको मैं बोल रहा हूं कि सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज हम पहली बार फेस करने जा रहे हैं वो ये है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। टायर 1 ऑफ EMR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्टेड MCQ और OMR बेस्ड इन पेन एंड पेपर मोड। तो पहले क्या होगा, टायर 1 होगा, जैसे प्रीलिम जैसे होता है ना वैसे होगा टायर 1। तो टायर 1 में क्या होने वाला है, टायर 1 में MCQ ही आएगा और OMR बेस्ड आएगा। और ये OMR बेस्ड कैसा होगा, पेन एंड पेपर, या कंप्यूटर में नहीं होगा, पेन एंड पेपर का MCQ का पेपर आएगा और उसमें आपको ऐसे गोला लगा के जैसे हम एग्जाम देते हैं वैसे ही एग्जाम देना है। और फिर क्या होगा, टायर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे जो 8 टीचर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पहली बार 8 टीचर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को फेस करने जा रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं ये कैसे आएंगे, कैसे लिखना पड़ेगा, ये सारा चीजें, ये सारा बदलाव को अचानक से फेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मन है तो हो ही जाएगा। ये आप एक बार मान के चलिए और ये कोशिश कीजिए कि हम लोग MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों को ही बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होके क्लियर कर लें। मैं आगे भी आपको बताने जा रहा हूं कि कहां से हम फ्री कंटेंट ले पाएं इसके प्रिपरेशन के लिए, सो दैट हमारा जो तैयारी है वो एफोर्डेबल और इजी हो जाए। चॉइस ऑफ द मीडियम, आप मीडियम ऑफ द क्वेश्चन, कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा ये कैसे आप चॉइस कर सकते हैं। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, क्वेश्चन सारे हिंदी और इंग्लिश में ही आएंगे। हाउएवर द केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेजेस पार्ट VI विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज। तो ये हम आगे एक बार देखेंगे इसको, ये कैसे है कि आपको जो पहला हिंदी और इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप पार्ट VI देंगे, पार्ट 6 टायर 1 में पार्ट 6 देने वाले हैं जब, तभी आपका हिंदी इंग्लिश के साथ एक आपका अपना रीजनल लैंग्वेज में आपको वो एग्जाम फेस करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा, चल नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां पे पहले तो हम टायर 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टायर 1 जो कि 2 घंटा और 30 मिनट का होने वाला है और सारे MCQ में होने वाले हैं। वहां पे टोटल ये 130 क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हैं, मैक्सिमम 130 क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हैं, जहां पे पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आएगा, सिलेबस हम आगे देखेंगे। जनरल अवेयरनेस आएगा जहां पे बस कुछ करंट अफेयर्स या रिलेटेड जनरल अवेयरनेस GK टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा अपना रीजनिंग, रीजनिंग भी आप इससे पहले दे चुके होंगे, जो भी एग्जाम दे रहे हैं या जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो 15 मार्क्स का रीजनिंग आएगा और सारे नंबर्स के लिए एक एक नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ ICT या फिर कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो भी 15 मार्क्स का, वो भी 15 मार्क्स। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां पे आप कैसे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर का क्या क्या पढ़ाई होता है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स या फिर सबसे ज्यादा यही आएगा। और यहीं पे ही और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है, हम 8 टीचर BD नहीं किए हैं, तो BD का जो कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं पता है, जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बेसिकली फोकस होता है।
लेकिन ये इस बार अच्छी बात यह है कि ये बीडी को शामिल नहीं किए हैं। बट हम कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर हो जाएं, कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, कैसे समझेंगे, ये सारा प्रॉब्लम्स हम आगे आगे देखते हैं कि कहाँ किस हद तक हम आराम से उसको लेके चल पाएं और किस हद के बाद हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की काम करना पड़ेगा। फिर पार्ट भी का NEP 2020 एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है बट ट्रिकी है। इजी है क्या मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस दिए जाएंगे आर्ट टीचर के लिए कि आप ये सिखा रहे हैं, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ से ये बच्चे ऐसा होता है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो वो आप, मुझे पता है कि जो आर्ट टीचर पढ़ रहे हैं तो वो उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडीज आ ही जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। स्टिल ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे जो प्रिपेरेशन का पार्ट से थोड़ा सा अलग है। NEP 2020 तो चलो एक टोटल PDF है, उसको ही पढ़ लोगे तो NEP 2020 क्लियर हो ही जाओगे। तो ये टोटल जो हमारा 100 मार्क्स बन रहा है, ये 100 मार्क्स थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझ लें कि ये जो 100 मार्क्स हैं यहीं से ही आपका कट ऑफ मार्क निकलेगा, और ये जो कट ऑफ मार्क निकलेगा ये मिनिमम 30% के बाद होगा। मतलब यह है कि आप अगर 100 से मिनिमम 30 रख रहे हैं तो ही आप कट ऑफ में आएंगे, या फिर आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। एंड उसके साथ क्या है, ये जो 30 मार्क्स है पार्ट VI जिसको हम बोलते हैं, पार्ट VI के बारे में जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जहां पे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक आपका रीजनल लैंग्वेज, एक आपका रीजनल लैंग्वेज वो हिंदी हो सकता है, मलयाली हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, उड़िया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वहां आएगा 10 इंग्लिश, 10 हिंदी प्लस 10 रीजनल लैंग्वेज। और ये तीनों को मिला के आपको 40% मिनिमम रखना है, मतलब एग्रीगेट 12 रखना है। 10 10 10 ये जो 30 नंबर है इनमें से एग्रीगेट, सब में से अलग अलग नहीं, 30 में से आपको टोटल में 12 रखना है, तो ही आप यहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे ये कट ऑफ के लिए। मान लीजिए आप यहां पे 11 नंबर रख लिए और यहां पे आपका 56 या 56 नंबर है, तो भी आप क्वालिफाई नहीं है। यहां पे 12 रखेंगे पहले, फिर यहां पे 30 से ज्यादा रखेंगे, तो ही आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ का पॉइंट आएगा, आप कट ऑफ में शामिल हो पाएंगे, वरना आप शामिल नहीं हो पाएंगे। यहां पे और एक चीज है, मान लीजिए आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या हिंदी है, तो इंग्लिश दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं और साथ में और एक हिंदी दे रहे हैं मान लो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इन डेप्थ आएगा, जनरल नहीं आएगा, थोड़ा सा डेप्थ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ओर, और क्या क्या चीजें इसमें ऐड किया गया है। ये देखिए आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो पर्टिकुलरली इतना जो 20 लैंग्वेजेस हैं, इसी 20 लैंग्वेजेस में से ही आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ेगा। और जहां पे अगर आप एक लैंग्वेज सेम हो जाता है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के हिसाब से सेम हो जाता है, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड होके आएगा, हाँ, हायर देन द स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी से थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड में आएगा अगर आप आपका रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश या फिर हिंदी चूज कर लेते हैं। चलिए फिर हम आते हैं टायर 2 एग्जाम की ओर। कहां पे चलते हैं हम लोग, हम चलते हैं टायर 2। टायर 2, टायर 2 में क्या होगा, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, 279 हमारा पोस्ट है, तो टायर 2 के लिए सिलेक्ट होंगे मान लो 4030 बच्चे एग्जाम दिए थे, उनमें से हाईएस्ट जो 2790 लोग होंगे उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाएगा 1:10 रेशियो में। ठीक है, ये 2790 प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे और जाएंगे मेंस देने के लिए। ठीक है,
तो कोशिश करना हमेशा कि आपका जो कट ऑफ मार्क 2790 बच्चों के अंदर रह जाए तो आप मेन तक जा पाएंगे, वरना आप मेन तक जा नहीं पाएंगे। अभी देखते हैं कि एक प्रॉब्लम क्या है टायर 2 में। ठीक है, पहली बार जो आ रहा है, जो हमारे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो है टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का टेस्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। 40 तो ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू आएंगे, 40 ये भी पेन एंड पेपर में ही होने वाला है ना। तो 40 तो आएंगे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे डेस्क्रिप्टिव। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक एक नंबर करके 40 नंबर, और ये 15 जो डेस्क्रिप्टिव है उसके लिए 60 नंबर। ये जो 60 नंबर है, अगर हम 15 क्वेश्चन के हिसाब से 60 नंबर को देखें तो हो सकता है कि एक एवरेज मार्क 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 15 क्वेश्चंस होंगे। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, 6 नंबर 2 नंबर जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का 15 नंबर का हो जाएगा। और यहां पे और क्या होने वाला है, मान के चलिए अगर हर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हर एक क्वेश्चन को आपको मिनिमम 200 से 240 वर्ड के बीच में लिखना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये था टायर 2 का प्रॉब्लम के बारे में, जिसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन को इतना अच्छा बनाइए कि आप वो 2790 को क्रॉस करके जब टायर 2 में आए तो आप 279 के अंदर ही रह जाएं। फिर चलते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। क्या है मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हर 3 गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये कैसा है, ये हर 3 रॉन्ग आंसर में, हर 3 रॉन्ग आंसर अगर आप दिए तो उसमें एक राइट आंसर का नंबर कट जाएगा। और क्या होगा, अगर आप गलत तरीके से भी एमसीक्यू फिल करते हैं, मान लो 2 फिल कर लिया, छोड़ दिया, वो सब भी एक नेगेटिव मार्किंग के टुवर्ड्स ही जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका जो आप गलत तरीके से अगर आप फिल कर रहे हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएगा। लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं किए, उसको ना करेक्ट और ना इनकरेक्ट दोनों की तरफ, कोई भी तरफ से उसको नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और बहुत ही अच्छी बात है कि जो टेंशन कुछ महीने पहले आप लोग झेल रहे थे, बीडी आ जाएगा, बीडी मांगेगा, हम कैसे करेंगे, बच्चे बहुत सारे कोशिश किए, बाहर आंदोलन किए, शायद से उनके आंदोलन का भी कुछ फर्क है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बीईडी को मैंडेटरी अभी नहीं किया गया है, बीईडी नहीं चाहिए। और जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग में पास करते थे वो बच्चों को भी इसमें आने का मौका मिल जाएगा। तो ए बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ये सब में से अगर आप क्लियर किए हैं मिनिमम 50% में तो आप एग्जाम दे पाएंगे। और क्या है, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग जो पढ़े हैं वो आर्ट को एज ए मेन सब्जेक्ट अगर लिए होंगे तो वो दे पाएंगे। डिजायरेबल क्या है कि आपके पास इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कोई भी एक रेसिडेंशियल स्कूल जैसे कि मान लो डीएबी, डीपीएस या फिर ईएमआरएस का कॉन्ट्रैक्चुअल, केबी, एनबी, जो भी रेसिडेंशियल स्कूल से वहां पे आप काम किए होंगे और आपका कंप्यूटर नॉलेज ठीक ठाक होगा, या फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इन लोगों को वो पहले फोकस करेंगे। एज रिलैक्सेशन एसटी, एससी, ओबीसी के हिसाब से है, शायद से हम नीचे देखेंगे एज रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या है। और यहां पे
55 ईयर्स जो EMRS का एम्प्लॉय हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से कोई भी EMRS का एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलिए, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में आपको, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर ST और SC के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल मतलब 35 साल का हमारा जो ये है एज का जो क्राइटेरिया है 35 प्लस 5, तो 40 साल तक SC ST के बच्चे दे पाएंगे। OBC 38 साल तक दे पाएंगे। और जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो भी 40 साल तक दे पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम आप 3 साल काम कर जाना चाहिए। ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 10 साल मतलब 45 तक आप फिल कर पाएंगे, वुमेन कैटेगरी। और बाकी जो 2-3 कैटेगरीज हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, जो PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए 15 साल, 13 साल और 10 साल अपने ST SC OBC और जनरल के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये था अपना एज रिलैक्सेशन का पॉलिसी। अभी जो अपना सिलेबस, TGT का जो सिलेबस आ रहा है, वो सिलेबस को देखने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं ये सिलेबस फॉलो करूं। तो चलो पहले सिलेबस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या है सिलेबस, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, कहां से स्टडी करना इजी रहेगा। ये टायर 1 का है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपके ही फील्ड में, आप जो फील्ड में एग्जाम दे रहे हैं, आपके ही फील्ड में आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब देखना पड़ेगा। रीजनिंग एबिलिटी में ये सारी चीजें हैं। ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, एजुकेशन इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब। पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी का कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये डिफर करेगा, केस टू केस डिफर करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक PDF है, वो तो इजी ही है। खेलो इंडिया फिट इंडिया हमें चाहिए नहीं, लेकिन जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में जिस जिस चीजें हैं, जैसे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वर्ब, टेंसेस, वॉइसेस, सब्जेक्ट्स, ETC। तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम का स्ट्रैटेजी में टायर 1 है, टायर 2 है। टायर 1 यहां पे मैं लिख रहा हूं, मान लो टायर 2। पहले तो डिवीजन ऑफ टाइम्स, कैसे डिवाइड करें टाइम को। अगर मैं टायर 1 क्रॉस कर गया और टायर 2, अभी मैं अगर पूरा फोकस टायर 1 को दे दिया और फिर मेरे पास समय ही नहीं बचा टायर 2 में, अगर 15 दिन का डिफरेंस में एग्जाम हो गया, समय ही नहीं बचा, मैं टायर 1 से तो निकल आऊंगा लेकिन टायर 2 में फंस जाऊंगा, कोई फायदा नहीं। अगर मैं टायर 2 को पूरा फोकस कर लिया, टायर 1 ही नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो भी क्या फायदा। तो हमें प्रिपरेशन दोनों का करना पड़ेगा, साथ ही साथ दोनों का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। पहले देख लेते हैं टाइम का। कोशिश ये करें कि आप एक रूटीन बना लें, हर दिन 6 से 7 घंटा मिनिमम पढ़ाई के लिए दें। उनमें से अगर आप डेली बेसिस पे हम डिस्कस करें तो टायर 1 को मिनिमम 4 घंटा दें और टायर 2 को मिनिमम 3 घंटा दें, जब तक आपका टायर 1 का एग्जाम पास नहीं आ जाता। ठीक है। अगर मैं डे वाइज भी हिसाब करूं, अगर आप डे वाइज इसको डिवाइड कर दें, तो वीकली 4 दिन आप टायर 1 को दें और 3 दिन आप टायर 2 को दें। मैं इसको क्यों डेट देने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि पहला तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, दूसरा सिलेबस भी बहुत ज्यादा है ना। जो लोग टायर 2 के प्रिपरेशन या फिर पहले भी ये सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं, वो शायद यहां पे 5 दिन और यहां पे 2 दिन करके भी थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था टाइम। फिर हम कंटेंट की तरफ चलते हैं। कहां से मिलेगा कंटेंट, क्या मैं पढ़ूं, कैसे मैं पढ़ूं। तो अगर मैं आपको MCQ के बारे में बताऊं या फिर अपना सिलेबस के बारे में बताऊं,
तो पहले हम चलते हैं टायर 1 के पास। टायर 1 में पहला जो काम है वो है जनरल अवेयरनेस इन योर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स इन योर सब्जेक्ट्स, है ना। तो पहला जो फोकस रहेगा, जो फ्री पढ़ने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, फ्री पढ़ने के हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके पास इसके रिलेटेड, जो जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड कुछ हम अभी बात करें, जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस GA, यूट्यूब चैनल को फोकस कर लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल को जनरल अवेयरनेस के लिए फोकस कर लें, जो यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस में आपके सब्जेक्ट फील्ड में कुछ बता रहे हैं। वैसे ही रीजनिंग के लिए आप बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, पहले फ्री वीडियो बहुत सारा देख लें। रीजनिंग में बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको आराम से, कोई भी जरूरत नहीं कोई भी पेड क्लासेस लेने की या कुछ। और कोशिश ये करना रीजनिंग को लास्ट के तरफ पढ़ने के लिए, लास्ट 15 डेज रीजनिंग पढ़ने के लिए। उससे पहले रीजनिंग पढ़ के ज़्यादा आप हेल्प नहीं हो पाएगा, वो इजी है, वो आपसे हो जाएगा वो। फिर आता है आईसीटी में शॉर्टकट्स हैं, आईसीटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आईसीटी में हैं, और आईसीटी का भी बहुत सारे फ्री कंटेंट्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, फिर आ गया आईसीटी, और फिर आ गया रीजनिंग एबिलिटी। ये तीनों को हम क्लियर कर लिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे करें? टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपको यूट्यूब में नॉर्मल कुछ मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता आर्ट के रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाएगा। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मल कंटेंट्स मिल रहा है तो उसको कंज्यूम करें आराम से। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप एक ये काम करें कि 1 मिनट, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद बहुत सारे सीबीएसई और एनसीईआरटी के बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आर्ट एजुकेशन का पीडीएफ, आर्ट इंटीग्रेशन का पीडीएफ, आर्ट एजुकेशन फॉर प्राइमरी, फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स। वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बहुत सारा बात किया गया है। इवन इफ आप अगर एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 के बुक को देखें, आप अगर जो जूनियर लेवल के बुक को देखें, आप अगर सीनियर लेवल, उसमें भी टीचिंग, पेडागोजी, एप्टीट्यूड, ये सारा चीज़ें उनमें भी दिया गया है। कुछ करके आप उसमें भी उसको आराम से फ्री में ला पाएंगे। उसके लिए आप और एक काम कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का नंबर है वो है 9111420160 ये हमारा व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है। इस नंबर से आप मुझे कनेक्ट करें, या फिर मैं आपको स्कैनर एट द लास्ट दे दूंगा, तो आप स्कैनर से भी, वो स्कैनर को स्कैन करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और वंस आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ गए तो ये सारा जो कंटेंट जहां से भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा फ्री कंटेंट, वहां पे वो शेयर होता चलता जाएगा। ओके, मैं ज़्यादा टेलीग्राम और दूसरा यूज़ कुछ करता नहीं हूँ। व्हाट्सएप थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, ईजी हो जाता है, तो ये व्हाट्सएप में हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो प्रिपेयर होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी प्रिपेयर होंगे। जनरल इंग्लिश का भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जनरल हिंदी का भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से फ्री में यहाँ पे कंज्यूम कीजिए। फ्री कंज्यूम करने के बाद आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देखें कि कहीं पे अगर कुछ पेड क्लासेस हो रहे हैं या फिर आपको डाउट क्लियरिंग करना है तो आप तब तक वहाँ तक जा सकते हैं। फिर हम कहाँ पे आते हैं? टायर 2 के तरफ। टायर 2 में आपको एनसीईआरटी का ही फ्री बुक, जो कि सिलेबस बेस्ड बुक है, जो हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस के बेस में ही एक बुक है, जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2, आप वो पढ़ सकते हैं। आप फ्री में उसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। और उसके साथ बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पैसा देके खरीदने वाले बहुत सारे किताबें हैं, वो किताबों को तो आप
देखेंगे ही वो किताबों को, तो आप अगर आप परचेस कर लिए तो वही एनसीईआरटी के आसपास ही चीज़ें दिया हुआ होगा, वही सेम चीज़ें ही दिया गया होगा। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि हर बुक में कुछ अलग अलग बातें दिए गए होंगे। मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं। मैं जब आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे किताबों का पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो है फ्री बुक्स। फ्री बुक्स को आप पढ़ लें। सेकंड क्या है, जो कंटेंट है, जैसे हम YouTube कंटेंट के बात कर रहे थे, वो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप YouTube कंटेंट को फोकस कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आजकल का जमाना है, AI का जमाना है। AI में जेमिनाई है, मेटा है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रेको, बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं, जो फीचर्स में आप उसको बस कमांड दीजिए, वो आपको सुंदर सुंदर क्या रिटर्न में आंसर्स बना के दे देगा आपके हिसाब से। तो आप AI का मदद भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई और जैसे अपना क्या मेटा है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये थोड़ा सा अच्छे हैं जहां पे आप थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं आराम से। तो आप AI का भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव में कंटेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये सारा चीजों का आप एक बार समझें। समझने के बाद ये स्क्रीन में लास्ट में जो आपको आएगा एक व्हाट्सएप का स्कैनर, वो स्कैन करके आप ग्रुप में एक बार ऐड हो जाएं। और बाकी तो क्या है, आज का क्लास इतना ही है। ये सिलेबस आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, ये सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं, तो मैं इसके बारे में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। लेकिन हाँ, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस के बारे में डिस्कस कर पाऊंगा। जो लोग इससे पहले प्रिपेयर हो रहे थे, KVS, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, एकलव्य, DSSB, हरियाणा का जो ये है, बिहार का जो बोर्ड है, ये सबका आर्ट टीचर के लिए जो लोग प्रिपेयर हो रहे थे, वो जो सिलेबस, ये सेम सिलेबस है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं सिलेबस को, तो सिलेबस और क्या है कि ये जो CBSE के स्कूल में जो लोग पेंटिंग पढ़ते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल में पढ़े हुए हैं और पेंटिंग पढ़ के आए हुए हैं अपने ये में, ये वही सेम सिलेबस है। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। सिलेबस तो बस थोड़ा सा आपको सजेस्टिव सिलेबस है, मतलब आपको ये जितना सारा चीज़ें दिया गया है ये सजेस्टिव है, इससे ज़्यादा भी आपको आ सकता है ना। तो सिलेबस का ज़्यादा नहीं है। पहला है ये आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और प्रिपेयर होने के बाद एग्जाम स्ट्रैटेजी एक बनाएं, और एग्जाम स्ट्रैटेजी के बाद आप सिलेबस को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हम भी आगे आगे जो कंटेंट लेके आएंगे EMRS के लिए फ्री में, तो वो आपको थोड़ा मदद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम EMRS का जो फ्री कंटेंट आर्ट के रिलेटेड होगा वो लाने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीन के बाद आपको आएगा व्हाट्सएप का स्कैनर, आप स्कैन करें और जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां पे हम फ्री कंटेंट और इजी कंटेंट के माध्यम से बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे।